हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बाराबंकी टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के चलते हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम आपको विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको हम चैप्टर वाइज सोल्यूशन बुक का करा रहे थे, वो भी एनसीईआरटी। ठीक है, जिसमें हमने आपको 6 चैप्टर करा दिए थे। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक का पूरा पैटर्न हम फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि बीपीएससी जो है ना, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और आज हमने आपके लिए इस क्लास में कुछ नया भी किया है। नया यही क्या है कि बीपीएससी द्वारा जो इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों को भी इसी वीडियो में हमने समाहित किया है। ठीक है, तो इससे आपको जानने को मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया और कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको भी अब से शुरू कर दिया है। ठीक है, अब आपको कक्षा 7 का जो चैप्टर नंबर 7 है, किशोरावस्था की ओर, तो इससे जो जो क्वेश्चन बीपीएससी अभी तक पूछ चुका, उन क्वेश्चनों को भी मैंने शामिल किया है। तो आइए आपके समय को न बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये गाइज हमारा जो है ना, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, इसमें आपको हम बता देना चाहेंगे कि हम केवल उन्हीं उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ते चलेंगे जिससे बीपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन पूछा था। बाकी कहीं भी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स को हम कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का सबसे पहले नाम तो है किशोरावस्था की ओर। तो इसमें ज़्यादातर आप बात करेंगे, हम वो किशोरावस्था से जुड़ी हुई बात करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में किशोरावस्था के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, किशोरावस्था और यौना आरंभ। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं। नीचे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। दिया गया है, वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। ठीक है, वृद्धि जो है वो आपकी जन्म के समय से होने लगती है, परंतु जो 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद जो वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। ठीक है, जब आप 10 और 11 वर्ष की आयु में जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि वृद्धि आपको साफ साफ नजर आने लगती है। ठीक है, शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। अच्छा, जो शरीर में परिवर्तन होते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ के आना, ये भी एक वृद्धि की प्रक्रिया का ही भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ इस बात का संकेत है कि आप अब बच्चे नहीं रहे हैं और युवा अवस्था में कदम रख चुके हैं। मतलब दाढ़ी मूछ का आना ये आपकी ओर संकेत करता है कि आप अब बच्चे नहीं रहे हैं, आप युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, आगे जो दिया गया है, वो दिया गया है जो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। ठीक है, जो वृद्धि है वो एक प्रकार का प्राकृतिक प्रक्रम है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आप होती है। ठीक है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है, इसमें कहा गया है कि जीवन काल की यह वह अवधि है। ठीक है, जीवन काल की यह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। ठीक है, क्या आती है? जनन परिपक्वता आती है, तो उसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं। ठीक है, और किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 18 वर्ष अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। ठीक है, तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया है, वो यही निकल के आया है कि किशोरावस्था की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है। तो किशोरावस्था की जो लिमिट होती है, वो लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर के 18 वर्ष तथा 19 वर्ष तक जाती है। ठीक है, इसी उम्र के बीच के जो छात्र होते हैं, उन्हीं मतलब छात्र या स्टूडेंट या कह सकते हैं लड़का लड़की या जो भी होते हैं, वो सब किशोरावस्था के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारा पॉइंट जो दिया गया है, ठीक है, उसको देखते हैं। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स, ठीक है, अंग्रेजी के टीन मतलब 13, 18 और 19 तक होती है। ठीक है, किशोरों को एक टीनेजर्स भी कहा जाता है। जो किशोर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको टीनेजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनेजर्स। ये वर्ड आपने बहुत बार कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि टीनेजर्स क्या होते हैं। ठीक है, लड़कियों में या अथवा लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, इनमें बात करते हैं, तो जो इनमें वृद्धि होती है, ठीक है, वो 1 या 2 वर्ष लड़कों की वृद्धि से पहले ही इनमें प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था की अवधि में व्यक्तियों में जो है ना, किशोरावस्था की अवधि में व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जो किशोरावस्था होता है हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। फिर आगे देखते हैं पॉइंट क्या दिया गया। आया दिया गया, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। जब किशोरावस्था में वो जाता है, तो उसके शरीर में जो है ना अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन यौना आरंभ का संकेत है। ठीक है, अच्छा, जो ये परिवर्तन होते हैं वो आपके यौन आरंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? लड़के एवं लड़कियों में जनन क्षमता का विकास होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है वो क्या होता है? वो लड़के और लड़कियों में जनन क्षमता का विकास होता है। किशोरों की जनन परिपक्वता के साथ ही यौन आरंभ समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे इसमें देखते हैं कैन पॉइंट फिर यौना आरंभ में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो हमें दिया गया है जो जब यौना आरंभ या किशोरावस्था जो आरंभ हो जाती है तो उनमें कौन कौन से परिवर्तन उनके बारे में दिया गया। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप किशोरावस्था में जाते हैं तब आपकी लंबाई में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन था। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। ठीक है, तो जो ये लंबाई में वृद्धि होती है वो आपकी किशोरावस्था के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, और उसी के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट दिया गया था। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है हमारा, पहला तो है लंबाई में वृद्धि, फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, बुक में देखते हैं नीचे, फिर दूसरा पॉइंट हमारा आता है फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, फिर आता है शरीर और आकृति में परिवर्तन। ठीक है, फिर जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है शरीर और आकृति में परिवर्तन। क्या आता है, शरीर और आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है, ठीक है, क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा में छात्रों के कंधे एवं सीने के निचले कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें कहने का मतलब है जो शरीर की आकृति या बनावट होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। आपने देखा होगा किसी का शोल्डर जो है ना बहुत ही चौड़ा होता है, किसी का शोल्डर बहुत कमज़ोर होता है, कोई पूरी हड्डी या शरीर से देखिए दुबला पतला होता है, कोई मोटा होता है। ठीक है, तो ये सब विकास के अंतर्गत आता है। इसका कारण यह है कि वे, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है इसका कारण यह होता है कि यौनावस्था में आरंभ प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, मतलब यही होता है कि आप यौनावस्था में प्रवेश कर चुके हैं जब वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए आपका दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो अगला परिवर्तन आता है वो स्वर में परिवर्तन आता है। ठीक है, स्वर में परिवर्तन क्या आता है ये देखते हैं। कभी कभी आपकी कक्षा में के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है और यौना आरंभ में स्वरयंत्र तथा लैरिक्स जो होता है उसमें वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है और लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के समान, ठीक है, गले के समान जो होता है, गले के समान गले की ओर जो है ना सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। ठीक है, ये आपको फिगर में दिखाता हूँ, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, ये लड़कों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये पहचान होती है लड़कों में कि ये जो होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, कंठमणि, ठीक है, इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे लड़कियों से जुड़ा हुआ दिया गया कि स्वर तंत्र अपेक्षा के छोटा होता है। अच्छा, जो लड़कियों का स्वर यंत्र होता है वो लड़कों की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, अतः यह बाहर से सामान्यता नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और जो ये है ना ये बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन पुरुषों का जो है ना बाहर दिखाई देता है। अभी आपको मैंने फिगर में दिखाया। फिर समानता लड़कियों का जो स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों, मतलब जो लड़के होते हैं और उनका जो स्वर होता है ना, लड़कों का स्वर गहरा होता है। ठीक है, तो जो लड़कियों की स्वर होती है वो उच्च तारुत्व वाली होती है और लड़कों का जो होता है वो थोड़ा सा गहरा होता है। फिर बात करते हैं किशोरावस्था, आते हैं आगे। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर जाने लगती है तथा यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताहों तक बनी रहती है जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। ठीक है, ये तो मान लीजिए कुछ दिया गया है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर एक पॉइंट निकल आता है स्वेद एवं तेलीय ग्रंथों की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उसमें स्वेद और तेलीय ग्रंथों की क्रियाशीलता में जो है ना वृद्धि हो जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है किशोरावस्था में जो है ना जनन अंगों का विकास हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो उसमें जनन अंगों का विकास हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर क्या होता है मानसिक और बौद्धिक और संवेदनात्मक जो है ना परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो उसमें मानसिक रूप से तथा बौद्धिक रूप से तथा संवेदनात्मक रूप से परिपक्वता आ जाती है। क्या आती है, परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो है ना गौड़ लैंगिक लक्षण, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, इसमें गौड़ लैंगिक लक्षण ये क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो गौड़ लैंगिक लक्षण के बारे में देखते हैं। आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास 6 नहीं पढ़ा है तो वो भी हम आपको जल्दी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, पहले क्लास 8 की साइंस हो जाए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस सेशन का दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको पढ़ रखे हैं तो इसको हम अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, फिर किसी वर्षण एवं अंडाशय जनन अंग है। ठीक है, जो गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं वो वर्षण एवं अंडाशय जनन अंग है।
ये युग्मज अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो वर्षण होते हैं, ठीक है, जो ये वर्षण होते हैं ये आपका क्या करते हैं, और वर्षण और जो अंडाशय होते हैं ये आपके शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण करते हैं। जो वर्षण होता है वो आपके शुक्राणुओं का निर्माण करता है और जो अंडाणु होता है वो आपका अंडाणु उत्पन्न करता है। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरों के ऊपर जो है ना, ऊपर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों में लड़कों से पहचान में सहायता करते हैं, अतः इसे हम लोग गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हम लोग गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन में कि दाढ़ी मूंछ का आना किस प्रकार के लक्षण का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए गौण लैंगिक लक्षण का उदाहरण। ठीक है, लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं, ठीक है, ये आपको दिया गया पॉइंट है। और लड़कों एवं लड़कियों के दोनों दोनों में बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में तथा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट दिया गया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या आता है। आगे थोड़ा सा और दिया गया है जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको देखते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जो हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब किशोरावस्था में बालक पहुंच जाता है तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन्स जो है ना एक रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित होता है। अच्छा, जो ये हार्मोन्स होते हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा तथा अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा स्रावित किया जाता है। यौन आरंभ के साथ ही वर्षण मतलब पौरुष हार्मोन्स, ठीक है, मतलब जो यौन अवस्था में जाता है तो वर्षण जो होता है या पुरुष हार्मोन जो होता है अर्थात टेस्टोस्टेरोन जो होता है का स्रावण प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब बालक यौन अवस्था में पहुंच जाता है तो जो उसका वर्षण या टेस्टिस होता है, मतलब जो वर्षण या टेस्टिस होता है या पौरुष हार्मोन जो होता है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका श्रवण करने लगता है। ठीक है, तो जो वर्षण है ना वो आपका टेस्टोस्टेरोन या पौरुष हार्मोन भी कह सकते हैं इसको, इसका जो है ना वो श्रवण करने लगता है। यही पॉइंट इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक होता है। ठीक है, यही हार्मोन जो है ना लड़कों में परिवर्तन का कारक होता है। ठीक है, ये देखिए दिया गया है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना यही परिवर्तन जो है ना लड़कों में यौन मतलब लड़कों में यौन आरंभ के साथ ही सॉरी टेस्टोस्टेरोन जो है ना ये जो है ना लड़कों में परिवर्तन का कारक होता है। ये आपको पॉइंट दिया गया। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही पूछा जाता था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो पुरुष हार्मोन होता है। आपको एक ऑप्शन देगा टेस्टोस्टेरोन दे देगा, थायरॉक्सिन दे देगा, एस्ट्रोजन दे देगा, तो आपको पहचान के लिखना होगा। तो आपको पता है कि जो पुरुष हार्मोन मतलब पुरुष जनन जो हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। ऐसा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है इसका उत्पादन एवं नियंत्रण अन्य हार्मोन्स द्वारा किया जाता है जो कि पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। अच्छा, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ना इसको नियंत्रित करने के लिए अन्य प्रकार के हार्मोन भी रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अन्य प्रकार के हार्मोन रिलीज किए जाते हैं उनको जो निकालता है वो कौन निकालता है, वो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट दिया गया था। आगे देखते हैं जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन्स की भूमिका देखते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट दिया गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भागों अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाती हैं। कहने का मतलब है जो हार्मोन्स रिलीज होता है बॉडी में वो रुधिर में जाके मिल जाता है और रुधिर के द्वारा ही संपूर्ण शरीर में जहाँ तक उसको जाना होता है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। लक्ष्य स्थल हार्मोन्स के प्रति अनुक्रिया करता है, मतलब जो जहाँ पहुँचना होता है वहाँ जब पहुँच जाता है तो वो हार्मोन्स अपनी प्रक्रिया करने लगता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अच्छा हमारे शरीर में बहुत सी अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। वर्षण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। अच्छा, जो पुरुषों में वर्षण होता है और महिलाओं में जो अंडाशय होता है ये जो है ना ये आपके लैंगिक हार्मोन्स जो है ना स्रावित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए आता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये जो होता है ना टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो पुरुष हार्मोन्स है। ठीक है, और जो एस्ट्रोजन होता है वो आपका महिला हार्मोन्स होता है। ठीक है, स्रावित करने के लिए उद्दीपित होते हैं। अच्छा, जो इनको उद्दीपित करता है मतलब जिसके द्वारा ये स्रावित होने के लिए इनको जिससे आदेश आता है उस वो कौन सी ग्रंथि है, वो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि महिला सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है। ठीक है, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा, आपको ऑप्शन में एस्ट्रोजन दिया गया है, एस्ट्रोजन दिया है, तो आपको राइट बताना है। तो महिला जो सेक्स हार्मोन होता है वो आपका एस्ट्रोजन ही होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए वही पॉइंट दिया गया है, जो एस्ट्रोजन होता है वो स्त्रियों में स्रावित कर किया जाता है। ठीक है, और जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो पुरुषों नरों का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकल आता है, संतान का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है।
ये आपको पता होना चाहिए। संतान में जो लिंग निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। नीचे देखते हैं लड़का या लड़की, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नीचे दिए गए निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है, ठीक है। अच्छा, जो निषेचित अंडाणु होता है या युग्मनज होता है वो जन्म लेने वाले जो है ना शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है, ठीक है। हम लोग इसी निषेचित अंडाणु या युग्मनज के द्वारा पता कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो पुरुष है या कि महिला, ठीक है। ये हम आपको बता सकते हैं, मतलब कि वो बच्चा है या बच्ची, मतलब लेडीज़ है या जेंट्स, ठीक है। ऐसे में हम बता सकते हैं आपको, ठीक है। फिर यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं तथा सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट दिया गया, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया गया। आगे दिया गया इनमें से 2 गुणसूत्र मतलब एक जोड़ी, इनमें से 2 गुणसूत्र जो है ना लिंग सूत्र होते हैं, ठीक है। ये आपके लिंग का निर्धारण करते हैं, जिन्हें जिन्हें हम लोग एक्स एवं वाई कहते हैं। अच्छा, जो लिंग निर्धारण करते हैं उसमें से कौन सा है, एक एक्स होता है एक वाई होता है। स्त्री में दो एक्स गुणसूत्र, अच्छा जो स्त्री में होते हैं वो 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये आपका दिया गया है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि बताइए स्त्री में कौन से 2 गुणसूत्र होते हैं, तो आपको बताना होता उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे, क्योंकि इसमें दिया गया है 2 गुणसूत्र होते हैं। जबकि पुरुषों में जो है ना एक एक्स होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मनज और अंडाणु शुक्राणुओं में जो है ना गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है तथा अनिश्चित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है, सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आता है परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, जो शुक्राणु होते हैं वो जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक अच्छा शुक्राणु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु जो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आपको दिया गया, शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। इन जिनमें से एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र आता है, दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र आता है, ठीक है। चित्र के हिसाब से देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे ये आपको हम दिखाते हैं फिगर में, ठीक है। फिगर आपको दिख रहा होगा, ये आपका देखिए शुक्राणु है, ठीक है। शुक्राणु में कौन सा होता है, एक वाई होता है और एक्स होता है। अच्छा, जो ये अंडाणु है, अंडाणु आपको नीचे फिगर दिख रहा होगा, इसमें देखिए दोनों आपके एक्स हैं, ठीक है। तो जो पुरुष में होता है एक एक्स होता है एक वाई होता है, और जो महिलाओं में होता है दोनों जो है ना एक्स होते हैं, ठीक है। अंडाणु में मतलब दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगर जब एक्स और वाई जब मिल जाते हैं, मतलब कहने का ये है कि जब हमारा एक्स और वाई का मेल हो जाता है तो आपका लड़का पैदा होगा, और जब एक्स एक्स का मेल हो जाएगा तो आपकी लड़की पैदा होगी। यही आपका नीचे दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, जब एक्स वाई का मेल होता है तो आपका लड़का पैदा होता है, और जब एक्स एक्स का मेल होता है तो आपकी लड़की पैदा होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। फिगर में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दी गई, इसको देख लेंगे। पीयूष ग्रंथि जो है ना वो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आप देख रहे होंगे कि वो आपकी गर्दन में पाई जाती है, ठीक है। और जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो किडनी के ऊपर, ये हल्का सा जो पीला सा दिख रहा है ये आपको एड्रिनल ग्लैंड ही है, ठीक है। इसका जो जोड़ा होता है वो एक जोड़ा होता है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। और जो ये बड़ा सा पीला सा है उसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। फिर और नीचे आते हैं स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, ठीक है। अच्छा, मतलब स्त्रियां जो होती है उसमें जो अंडाशय की स्थिति होती है वो आप देखिए यहाँ पे जो होती है ओवरी, उसी के साइड में देखिए हल्का सा बारीक सा है, उसी को हम लोग अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। फिर अंडाशय के नीचे आता है वर्षण, मतलब जो पुरुषों में होता है उसको हम लोग वर्षण या टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। फिर आता है लिंग हार्मोन एवं अंतरिक अन्य हार्मोन। अच्छा, ये जब किशोरावस्था में जाता है तो लिंग हार्मोन तो विकसित होते हैं या स्रावित होते हैं, तथा कुछ अन्य हार्मोन भी स्रावित होते हैं। उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा लिया जाता है, ठीक है। जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों और उनके हार्मोन उत्पन्न करते हैं। अच्छा, जो पीयूष ग्रंथि होती है जो स्रावित करती है वो हार्मोन्स के जननांगों को जो है ना विकसित करने के लिए हार्मोन को उत्पन्न करती है, ठीक है। ये आपको बुक में दिया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं ऊपर क्या दिया गया। ऊपर दिया गया है करने के लिए उद्दीपित करते हैं, ठीक है। आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण और अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय और एड्रिनल या अधिवक्ष जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं, ठीक है। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं, इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। कर मतलब कह रही है उनकी बुआ ने अभी बताया कि उनके फूफा जी को मधुमेह से पीड़ित है, क्योंकि उनका जो है ना अग्नाशय या इंसुलिन हार्मोन उत्पादन पर्याप्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इंसुलिन और जो है ना उसका पादप उपयोग मतलब वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आता है बुजुर्ग तो जाने। एक बार जब वह अपने डॉक्टर बुआ के यहाँ गया तो जब उन्होंने बताया कि काका
नाम लड़के को देखा जिसका गला बहुत फूला हुआ था। ठीक है, एक लोग होता है जिसका गला बहुत फूला हुआ होता है या उभरा हुआ होता है। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। ठीक है, कौन सी बीमारी से? गॉइटर नामक। अगर गले में आप देख रहे होंगे नीचे गले में जब वो फूल जाता है या इस शेप में आपका सूजन दिखाई देने लगती है तो उसे हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। अच्छा, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है, अच्छा यह जो रोग होता है ये थायराइड ग्रंथि का रोग होता है। काका की थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन्स का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, उनकी बुआ ने कहा, यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उनका जो अग्नाशय है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, इसलिए वो उससे पीड़ित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आता है एड्रिनल। एड्रिनल नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है, मतलब जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनल नामक जो हार्मोन्स है जो ये एड्रिनल ग्लैंड से द्वारा निकलता है जो कि किडनी के ऊपर होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे आते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। पहला पॉइंट हमारे पास है, यौना आरंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। मतलब जो छात्र, मतलब जो युवा अवस्था के लोग होते हैं वो यौना आरंभ के समय जो है ना जनन के लिए सक्षम हो जाते हैं। और 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की आयु की अवधि को जो होते हैं उन्हें हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। फिर आता है, यौना आरंभ में प्रारंभ होने वाले जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं तथा लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं और लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है। किशोरावस्था के समय स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण जो है ना लड़कों की आवाज़ जो है आवाज़ फटने लगती है। अच्छा, फिर आता है किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो पॉइंट है, यौन आरंभ एवं जनन अंगों में परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है जो रुधिर में सीधे पहुंचता है। पीयूष ग्रंथि हमारे स्रावित जिसकी वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियां वृषण तथा अंडाशय तथा थायराइड तथा एड्रिनल हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है। अच्छा, इतने सारे जो हार्मोन दिए गए हैं आपके, मतलब जो आपको वर्षण दिया गया, अंडाशय दिया गया, थायराइड दिया गया था, एड्रिनल जो दिया गया है, ये हार्मोन जो है ना आपको हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। ठीक है, अग्नाशय इंसुलिन का, मतलब अग्नाशय में जो होता है इंसुलिन का तथा थायराइड थायरॉक्सिन तथा एड्रिनल एड्रेनलिन हार्मोन उत्पन्न करता है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो अग्नाशय कौन सा? अग्नाशय इंसुलिन उत्पन्न करता है, थायराइड थायरॉक्सिन उत्पन्न करता है और एड्रिनल जो है ना एड्रेनलिन जो है ना वो हार्मोन उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आते हैं, आगे आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो नर हार्मोन होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सा होता है? वो आपका नर हार्मोन होता है। ये भी आपको मैंने बताया और क्वेश्चन भी दिखाया। अच्छा, एस्ट्रोजन होता है जो मादा हार्मोन होता है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि बीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये आपको 2 पॉइंट तो याद रखें। अच्छा, गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाशय तथा युग्मनज के ग्रहण के लिए अपने आप को तैयार करती है। अच्छा, जब उसमें निषेचन हो जाता है या संलयन हो जाता है, जब दोनों, मतलब कि आपका स्पर्म और जो है ना अंडाणु आपस में मिल जाते हैं और जब निषेचन हो जाता है तो जब युग्मज के निर्माण करते हैं तो जो उसकी दीवार होती है वो अपने आप को पर्याप्त मात्रा में मजबूती के लिए तैयार कर लेती है तथा निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की अतिरिक्त सतह निस्तारित होकर शरीर के बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। अतः इसे हम लोग ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, ये आपका दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज जो है ना XX गुणसूत्र है कि XY गुणसूत्र है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट हमारा जो है, किशोरावस्था में संतुलन आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस चैप्टर से हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारा किशोरों की ओर, किशोरावस्था की ओर। ठीक है, इसमें अब देखते हैं कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है। अब देखते हैं कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं इस चैप्टर से वो कहाँ कहाँ से पूछे गए, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न आता है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो थायराइड ग्रंथि की जो खराबी होती है वो किस कारण होती है? वो आपकी आयोडीन की कमी के कारण होती है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, वो भी 66वीं बीपीएससी, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, अभी लेटेस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वरदानता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, ठीक है। ये आपका दिया गया इस चैप्टर से न तो नहीं है, लेकिन अभी इसको आगे जाएंगे तो ये इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें जो होता है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। अच्छा, जिसमें वरदानता के जो वरदानता से पीड़ित होते हैं पुरुष, उनमें क्या होता है, उसमें केवल और केवल क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। इस वजह से वो वरदानता से पीड़ित होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या दिया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एचआईवी। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो एचआईवी द्वारा जो होता है वो आपका एड्स होता है, ठीक है। ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये भी बीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी 2018 था, बीपीएससी 2016 में पूछा गया। अच्छा, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको पानी दिया गया, जीवाणु दिया गया, विषाणु दिया गया, फफूंद दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विषाणु द्वारा ही जो है ना आपका एड्स आप होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। ये भी आपको मैं बताता देखिए, और ये बीपीएससी 44 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसकी कमी से जो मधुमेह होता है वो आपका है ऑप्शन डी, इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। आपका ऑप्शन है गर्भाशय, ऑप्शन सी अंडवाहिनी, ऑप्शन सी अंडग्रंथि, ऑप्शन सी योनि मार्ग में, ठीक है। तो इसको अगर किसी ने मेरी कल वाली क्लास करी होगी तो उसमें मैंने इसको बता रखा है, ठीक है। तो वहाँ अगर आपने देखी होगी तो यहाँ पे इजीली इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा इसका आंसर जो है ना आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जो उत्तर इसका सबसे पहले देगा उसको हमारी तरफ से बहुत ही बढ़िया इनाम दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन में मिली होती है, एड्रेनलिन में मिली होती है, थायरॉक्सिन में मिली होती है, इंसुलिन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन में जो है ना वो आपका आयोडीन मिला होता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए एक क्वेश्चन और आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखेंगे, बीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो महिलाओं में स्तन ग्रंथियों का विकास भी करता है और दुग्ध निर्माण में भी सहायता करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा ही दिया था कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो वो आपका एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन एक आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या था, आपका इंसुलिन जो था वो आपका एक हार्मोन्स होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो गाइस आज की वीडियो में इतना है, ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। अगर आपने इसको नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, और इससे पहले मैंने 6 क्लासें आपको करा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है ना टेलीग्राम चैनल है 12 26 58 34। अगर आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। वहाँ आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी स्कीमें और अच्छे अच्छे चैप्टर तथा अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेके आते हैं। ओके, धन्यवाद।